बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद जो है पीटीआई के अंदर जो है तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब एक ज़माना था जबकि वो दूसरी पार्टीज़ की विकेट्स जो है गिरा के लोग बतदरीज पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे थे, और अब सूरत हाल ये है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और उनके जो साबिका रुकन कौमी असम्बली थे या सूबाई असम्बली थे, उनके ओहदेदार वज़ीर जो थे वो मुसलसल उनको छोड़े जा रहे हैं। और आज भी यह सिलसिला जो है वो जारी रहा। मीडिया के ऊपर हमने देखा कि मुख्तलिफ जो उनके पार्टी के लीडर्स थे वो आके उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो पीटीआई की अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसका फ्यूचर क्या है। खान साहब जो है, इमरान खान साहब, उनका एज अ पॉलिटिकल लीडर जो है वो क्या फ्यूचर है, और जो नई हल्का बंदियाँ होनी है, एक नए ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म होने हैं मुल्क के अंदर सियासत में, उनका क्या सूरत हाल होगी और क्या इलेक्शन वाकई में अक्टूबर में होने जा रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। आप सरबराह हैं पिल डैट के। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा होता रहा है, अब भी ये उसी तरफ चल रहे हैं मुल्क जो है सियासी एतबार से। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये पहले भी तोड़ फोड़ के सिलसिले चलते रहे हैं और हमारे यहाँ तो ये बार बार हुआ है। और हम देखे, हमने ये हकीकत बार बार देखी है अपने सामने, आंखों के सामने, कि एक मकबूल क़यादत भी अगर हो, इमरान खान साहब का केस में बाद में बात करता हूँ, लेकिन इन जनरल में बात कर रहा हूँ कि एक मकबूल क़यादत भी हो तो वो हमने देखा अपनी आंखों के सामने उसको रेजा रेजा होते हुए, उसको हटते हुए बयानिया बन जाता है, पावर से उसको हटा दिया जाता है, क़यादत से हटा दिया जाता है, बाज़-औक़ात फांसी पर लटका दिया जाता है, बाज़-औक़ात जिला वतन कर दिया जाता है। लेकिन ये तो बार बार हुआ है, हुकूमतें ऐसी बदलती रही हैं। इमरान खान साहब की भी अपनी गलतियां होंगी, बेशुमार हैं, और वो उन्होंने अपनी सियासत को जिस तरह से चलाया है उसको भी अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने साथ भी ज़्यादती की है, अपने कारकुनों के साथ भी ज़्यादती की है, और अपनी मकबूलियत जो इसे अवाम ने उनको सौंपी थी उसका भी कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये आने वाला वक्त हमें तो यही बताता है कि अगर आप बहुत मकबूल भी हों, लेकिन अगर आप लोगों को साथ लेके ना चल सकें और लोगों के साथ मुकालमा करके एक अपनी राय को बिलखुसूस अगर हरफ आखिर ना समझें तो फिर तो गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये अपनी राय को ही दूसरों पर ठोंसना चाहें, ना अपनी सिविलियन क़यादत के साथ कोई गुफ्तगू करें और हर चीज़ में आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें, तो फिर बाज़ का तंग आमद बजंग आमद में माहौल तब्दील हो जाता है, जो मुझे इस वक्त भी तब्दील होते हुए नजर आता है। ये जो एक पॉलिसी ऑफ एग्रेशन जिसको अपनाए रखा खान साहब ने अप्रैल के बाद, लास्ट अप्रैल के बाद व्हेन ही वाज रिमूव्ड, डू यू थिंक कि उनको थोड़ी सी अपनी जो यानी ही मिसकैलकुलेटेड सो मैनी थिंग्स, क्या ये बात सही है? जी हाँ, मुमकिन है ये मिस कैलकुलेशन भी हुई हो, क्योंकि गालिबन वो देखिए ना, 2, 3, 4 फैसले ऐसे हैं। खान साहब के गलत फैसलों की तो एक तवील फहरिस्त है। सही। उन्होंने मिसाल के तौर से कौमी असम्बली से जब इस्तीफ़ा दिया तो उनके शायद ज़हन में ये था कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा और हालात ऐसे हो जाएंगे कि मजबूर हो जाएगी हुकूमत दोबारा इंतखाबात करवाने के लिए, फौरी इंतखाबात करवाने के लिए। हालांकि ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत गलत फैसला था कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना। वो अपना एजिटेशन कर सकते थे, मुतालबे कर सकते थे, सड़कों के ऊपर भी अगर जलसे करना चाहें तो कर सकते थे, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर जो उनको एक इन्फ्लुएंस और ताकत हासिल थी उसको यूं अपने हाथों से फेंक देना और ज़ाया कर देना, ये एक बड़ा गलत फैसला था। फिर उसी फैसले पे उन्होंने इक्तफा नहीं किया। उसके बाद फिर सूबाई असम्बलियों के अंदर उनको अक्सरियत थी, उनकी हुकूमत थी 2 सूबों में,
पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबों के अंदर जो कि मेजॉरिटी थी 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी का, वहाँ से भी उन्होंने असम्बलियों को डिसॉल्व किया। बार बार लोगों ने उन्हें बताया कि ये ना करें और करने में नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने किया। उनका ख्याल था कि ये तो दबाव बिल आखिर लोगों को मजबूर कर देगा कि वो इंतखाबात कराएंगे, वो भी नहीं हुए। तो ये दो मिसाल के तौर पे बड़ी गलतियां हैं उनकी, और अब भी हो सकता है कि उन्होंने बार बार स्ट्रीट के ऊपर जाके लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की और यूं समझते रहे कि हम पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लेंगे और इनकलाब आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो उनकी गलत फैसले और गलत जजमेंट की बहुत सी मिसालें हैं। तो यस, ये इस वक्त जो उन्होंने किया है वो भी एक एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, अगरचे उसकी हकीकत को समझना और जानने के लिए एक तहकीकात की जरूरत है कि सब क्या हुआ। लेकिन बहरहाल ये हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान जी पार्टी कारकुन कर रहे थे। माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब उनको हुकूमत से फारग होते रहे, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कन्फ्रंट्रेशन की। इवन 17 में जब उनको फारग किया गया था तो उस सूरत हाल में भी खान साहब जो है वो बज़ाहिर लगता ये था कि PDM के बजाय उनकी जो सारा एक फोकस था वो पिंडी की तरफ था, और वो समझते थे कि कसूर सारे का सारा यहाँ पे है। और इस एक सोच के साथ वो चल रहे थे, अपनी सियासत को आगे लेके चल रहे थे, अपने लोगों को भी वो ब्रीफ कर रहे थे। डू यू थिंक कि ये एक अच्छी अप्रोच थी खान साहब की कन्फ्रंट्रेशन की? नहीं, कॉन्फ्रंटेशन की अप्रोच तो बिल्कुल गलत थी। अगर वो ये समझते थे कि असल ताकत उनको हटाने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी, और अगर वो ये समझते थे कि असल में उनकी हुकूमत को नाकाम करने में भी फैसला बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट का था, तो उसके ऊपर वो तनकीद कर सकते थे। और देखिए, हमें हमेशा दो चीज़ों को डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। एक ये है कि जो सियासी फैसले हैं, सियासी मामलात में मदाखलत है, वो चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है तो आप उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन फ़ौज के इंस्टीट्यूशन को अगर आप बहैसियत एक इंस्टीट्यूशन के तनकीद का निशाना बनाएंगे और उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, तो आप हकीकत पे अपने मुल्क के दिफा को, अपने मुल्क की सिक्योरिटी को, अपने मुल्क के मफादात के ऊपर नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो खान साहब ने इन दो चीज़ों के अंदर डिस्टिंक्शन नहीं की। अगर वो उसी चीज़ के ऊपर कायम रहते और उसी चीज़ पे इत्तफाक करते कि अगर उनके पास कोई सबूत है, एविडेंस है, और उसके ऊपर वो तनकीद करते, नवाज शरीफ साहब ने भी ये की और इनडायरेक्टली ये दूसरे रहनुमाओं ने भी की, तो वो करते। लेकिन क्या फ़ौज के इदारों के ऊपर हमले करना, उनको चढ़ दौड़ना, शहदा की तस्वीरों को, शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाना, ये तो इंतहाई दर्जे की मैं समझता हूँ कि कम अकली भी है और मुल्क के लिए इंतहाई मुज़िर भी है। ठीक है जी, नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की अब बात की है। डू यू थिंक कि इन हालात में जबकि उनके पार्टी के लोग जो हैं वो मुसलसल जा रहे हैं उनसे, और वो भी सीनियर लोग जो उनके साथ पार्लियामेंट्स के अंदर से, सूबाई असम्बलियों के अंदर थे, हुकूमतें चला रहे थे, वो जब जा रहे हैं तो कोई उनसे बात करेगा ऐसी सूरत हाल में? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब बज़ाते खुद तो PTI जिस चीज़ का नाम है वो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब है। ये हकीकत अच्छी हो या बुरी हो, या तल्ख हो या शीरी हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि ताकत का महवर PTI के अंदर तो इमरान खान साहब थे। वो जो 3 लोग मुज़ाकरात पे शामिल थे, जब तक इमरान खान साहब ने उनकी तयशुदा चीज़ों को ओके नहीं किया, ज़ाहिर है फैसला नहीं हो सका। अगर वो ओके कर देते तो फैसला हो जाता। तो इसलिए अगर कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं तो खान साहब के साथ बात होनी चाहिए। आई थिंक आपको याद है कि जब PNA के साथ पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए थे तो पीपल्स पार्टी की टीम की सदारत की सरबराही खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। वो भी एक बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने ये दूसरों पर नहीं छोड़ा था, क्योंकि इस लेवल पे जब आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को खुद बातचीत में शरीक होना चाहिए, और बातचीत होनी चाहिए, और फैसला बातचीत के जरिए ही होगा। इंतखाबात की तारीख फिक्स हो जाए, अक्टूबर की हो या नवंबर की हो, इससे आगे बात नहीं जानी चाहिए। बात ज़रूर होनी चाहिए और इमरान खान साहब को उस पर खुद शरीक होना चाहिए।
بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ پلڈیٹ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ٹائم پہ الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ نیچے آئے اور ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا سکے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین بجٹ کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے. آج بھی جو وزیر مملکت ہیں عائشہ غوث پاشا جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے مہتاب حیدر صاحب، سینئر کرسپونڈنٹ ہے فائنانس اور اکانومی کے دا نیوز اخبار سے منسلک ہے. بہت شکریہ مہتاب بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ایک مرتبہ پھر. بجٹ حکومت کیا کوئی ریلیف دے رہی ہے عوام کو؟ اس وقت تو کافی زیادہ مشکلات ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ ابھی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آج جاری کی ہے منسٹری آف فائنانس نے، جس میں ایک عاطف میاں ہیں اکانومسٹ، ان کو انہوں نے جواب دیا ہے. اس میں بھی جو بات وہ کر رہے ہیں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے اور ہم ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 9واں جائزہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، 10واں اور 11واں بھی رہتا ہے. پچھلے 7 ماہ ہو گئے ہیں 9واں جائزہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوتا ہے تو پھر تو ایک مشکل بجٹ جو ہے وہ پیش ہوگا. آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو پھر ایک پولیٹیکل اور الیکشن ایئر کا بجٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اوور آل خوشائند نہیں ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سارا ڈول آؤٹ کریں گے اور اپنے ریسورسز پہ توجہ نہیں دیں گے تو سب کو پتہ ہے کہ اگلے سال کے دوران، مالی سال کے دوران، پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں وہ شاید وہ اس سے زیادہ ہو. اس ٹائم چاہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا نہ ہو، حکومت کو ایک بڑا بیلنسڈ قسم کا بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب نے ترقیاتی بجٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سیلریز جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس 15 یا 20% انکریز کی بات کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے زیادہ بڑھائیں. تو ابھی دیکھیں بنیادی طور پہ ٹیکنیکل لیول پہ بجٹ پریپریشن ابھی جاری ہے. پولیٹیکل لیول اب آئندہ چند دنوں میں اس پروسیس کے اندر انوالو ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ حکومت بیسیکلی کرنا کیا چاہتی ہے. ویسے تو حکومت جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی تو یہ کوشش ہوگی، 2 اوپینین ہوں گے اور ایک یہ ہوگا کہ جی آپ پولیٹیکلی اگر آئی ایم ایف نہیں بھی آتا تو ٹھیک ہے لیکن عوام کو ریلیف دے تاکہ الیکشن میں کوئی فائدہ ہو سکے. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں سر وہ اس ٹائم اکنامک فرنٹ پہ فارمر فائنانس منسٹر ہے مفتاح اسماعیل صاحب جی. اور میرے خیال میں ان سے بہتر آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس سارے نمبرز ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اکتوبر تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. دیکھیں سیاست تو ہوتی رہے گی اگر ریاست ہوگی تو بنیادی طور پہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی امپورٹس کو جو اس ٹائم اینولی 6-7 بلین ڈالرز ہوا کرتی تھی منتھلی، ان کو ہم نے 3 بلین ڈالرز پہ لے ہیں اور 3 بلین ڈالرز کو بھی ہم بند کر دیں اور بیسیکلی ری پیمنٹس کرنی شروع کر دیں. امپورٹس بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پی او ایل منگوانا بند کر دیں، ہم بجلی کے لیے جو فرنس آئل منگواتے ہیں وہ بند کر دیں. تو بیسیکلی ملک کو بند کرنے والی بات ہے. تو چوائس یہی ہے کہ ہم اپنے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور وہ فوری طور پہ کوئک فکس نہیں ہے اس کا کہ آج آپ چاہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے. بنیادی طور پہ اس ٹائم حکومت کا ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں 2017-18 میں بھی انہوں نے جانے سے پہلے بجٹ پیش کر دیا تھا. انہوں نے سیلریڈ کلاس کو اور بہت سے لوگوں کو کیے تھے. کیا وہ الیکشن جیت گئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں بڑی شارٹ میموری ہے پاکستان میں لوگوں کی. اگر آپ الیکشن اکتوبر نومبر میں بھی کرتے ہیں اور آج آپ بجٹ ایسا پیش کر دیتے ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو مزید ڈیسٹیبلائز کر دے تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ تو آپ کے الیکشن کے لیے بہتر ہے اور نہ آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے بنیادی طور پہ آپ کے جتنی ریسورسز ہیں اپنے پاؤں کو اتنا پھیلائیں جتنی آپ کے پاس چادر ہے.
अगर आप उससे हट के फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी। ये जो खबरें आ रही हैं जी कि तेल वगैरह भी सस्ता कर देंगे और काफी बड़ी यानी उसके अंदर रिलीफ देने जा रही है गवर्नमेंट, क्या ऐसी कोई खबर है? जी बिल्कुल, सुनने में यही आ रहा है। अभी फिर ये तोख्ता की जा रही है कि ये जो है वो कम होगा। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम है तो वो तो पास ऑन होना चाहिए, लेकिन अगर आप सब्सिडी लेकर या आईएमएफ के प्रोग्राम को डेविएट करके करेंगे तो मैं समझता हूं उसके नतीजे में प्रॉब्लम होगी। हाँ, हुकूमत के जहन में ये जरूर है इस टाइम इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये इन्फ्लेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी प्राइस कम हुई है वो पास ऑन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामने नहीं आई। रूसी तेल जो है वो क्या पहुंच रहा है पाकिस्तान? सुनने में आ रहा था कोई ऐसी, बिल्कुल पहुंच रहा है, लेकिन सर उसकी भी बिल्कुल पहुंच रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो तो बहुत कम, कितने कार्गोज आपने मनवाए होंगे, वो तो आपकी जो ओवरऑल मंथली रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले में तो बहुत कम है। ऐसे ऐसे चल अब आप वहां तो डेफिनेटली जो रशिया से तेल आया होगा उसकी प्राइस कम होगी और वो पाकिस्तान के लोगों को पास ऑन जब होगी उसके नतीजे में इन्फ्लेशन डेफिनेटली कम होगी और वो पास ऑन होना। ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, आप ये देख लें कि डेटा ये दिखाता है कि पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन में कमी आ गई है। रोड पे तो गाड़ियां कम नहीं हुई, लेकिन अगर आप फैक्ट्री बड़ी देखें तो बड़ी फैक्ट्रियों में नेगेटिव ग्रोथ आई है। उसकी वजह यही है कि वहां पे इन चीजों की कंजम्पशन कम हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन भी गिरी है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो डाउन होने की निशानी है। लेकिन ये पास ऑन उसी टाइम करें जब वो रशिया का तेल बल्क में यहां तक पहुंच जाए। ठीक, सब्सिडी जो है ना जी, और अनटारगेटेड सब्सिडी, ये आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए ज़ेर कातिल है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका मेहताब हैदर साहब, सीनियर करेस्पॉन्डेंट द न्यूज़ फाइनेंस और इकोनॉमी को देखते हैं नाज़रीन। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि एक बेहतर तरीके का बजट जिससे मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान ना हो, आवाम को भी फ़ायदा हो, उसका उस किस्म का बजट जो है वो पेश करना चाहिए। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में 20 मई को वफाकी हुकूमत ने एक ऑडियो कमीशन कायम किया था। कल उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया था और उसको काम करने से रोक दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि कंसल्टेशन जो है चीफ जस्टिस से वो लाजमी है किसी किस्म की भी कमीशन बनाने के हवाले से। आज उसकी कार्रवाई जो थी, समाअत जो थी, उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो उसको डेफर कर दिया है, और उस आर्डर के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कल जो दिया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब आरिफ चौधरी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनसे हम ज़रा इस हवाले से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल का जो ऑर्डर था, ज़ाहिर है कि आज ख़ुद उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ने जो है उसी के तनाजुर में इसकी जो हियरिंग थी या इसकी जो कार्रवाई थी उसको डेफर कर दिया है। सो डू यू थिंक कि कल वाला जो ऑर्डर था वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था, और ये वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया था वो ठीक नहीं था? बहुत शुक्रिया। इसमें हुसैनी साहब, बात यह है कि ये कल वाला ऑर्डर जो था वो गैर आइनी और गैर कानूनी इस लिहाज से था कि किसी के ये अगर चीफ यानी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने किसी कमीशन में शामिल करना है तो उसके लिए आपको चीफ जस्टिस की मंजूरी, इजाज़त उनकी वक्त से पहले लेना ज़रूरी है। तो इसलिए ये उस वक्त भी जब ये ओपिनियन दी गई थी तो मैंने यही अर्ज किया था कि ये जो इनका कमीशन में तकर्रर है काजी फाइज ईसा साहब का, ये ख़त्म हो जाएगा। और मतलब सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब ही नहीं बल्कि बाकी भी ये कमीशन जो है इसकी सारी कार्रवाई को सेटिसाइड कर दिया जाएगा और ये कमीशन शायद ना चल सके। और यही वजह है कि अदालत ने फैसला किया है और उस वजह से काजी साहब ने भी काम रोक दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है कि ये कमीशन जो है इसकी तशकील जो है। काजी साहब ने जो काम रोका है, इज इट अ मैसेज के जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जिन बेंचेस को हेड कर रहे हैं, यानी एक तो बेंच है जो कानून साजी की गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ जो है उसको भी उन्होंने, उसकी जो फंक्शनिंग थी, उसकी ऑपरेशन था, उसको रोक दिया था, उसके ऊपर भी मामलात जो है वो चल रहे हैं।
दूसरा जो है वो अभी तक इलेक्शन के हवाले से कोई फाइनल डिसीजन उन्होंने नहीं लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईसीपी जो है उसने भी चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को टू डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आपने कब इलेक्शन होल्ड करने हैं, नहीं होल्ड करने हैं। तो इसके बाद उन दोनों जो बेंचेस हैं या उन दोनों के जो केसेस हैं उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, एक बात तो बड़ी तयशुदा है कि बेंचेस जो है वो 2 और 3 और 4 वाली बहस जो है और 2 और 3 वाली वो तो इससे खत्म हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि फैसला वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच वही होगा जिसे चीफ जस्टिस साहब तश्कील देंगे जब तक कि वो चीफ जस्टिस हैं। और जो बेंच उन्होंने तश्कील दिया, उसने जो फैसला किया, उस फैसले पर अमल दरामद जो है ये जिम्मेदारी है उन मुतल्लिका लोगों की जिन्हें उन्होंने ऑर्डर किया था। और अब मामला ये है कि उसमें कोई और बहुत सारे फैक्टर्स जो सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसे मारूजी हालात भी कह सकते हैं, और जो इस वक्त तक यानी बयानिया तो उसे नहीं कहना चाहिए, जो काउंटर जो अटैक जो किया गया है उसकी वजह से शायद कुछ चीज़ें जो हैं उस रफ्तार से नहीं चल रही जिस रफ्तार से चलनी चाहिए थी। लेकिन मामलात जो हैं वो इस लिहाज से बड़ी क्लियर हैं कि जिन्होंने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया दे आर रिस्पॉन्सिबल। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है हुसैनी साहब, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को रिव्यू में चैलेंज करे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसे चैलेंज किया जा सकता, चैलेंज नहीं करना चाहिए कहा जा सकता, बल्कि इस जो उन्होंने फैसला किया था इसमें रिव्यू फाइल किया जा सकता था बर वक्त 30 डेज के अंदर। मुतल्लिका पार्टी जो उसके अंदर मौजूद थी, एक पार्टी जो है खुद हुकूमत तो उसमें गई नहीं, और स्पेशली जो है जमात सियासी जो थी वो उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, वो पार्टी नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सकती थी। लेकिन हुकूमत वफाक जो है वफाक पाकिस्तान, तो वो अटॉर्नी जनरल के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो उन्होंने तो रिप्रेजेंट होना है और रिव्यू में भी उनको सुना जा रहा है। तो इसलिए ये मामला तयशुदा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बतौर इदारे के एग्जिस्ट करना है तो उसे अपनी ये अथॉरिटी तो असर्ट करनी होगी। अदरवाइज जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है वो नो मैन लैंड वाली बात है, और ये मामला जो है आइन बिल्कुल साकित हो गया, बेअमल हो गया, उसके ऊपर इनइफेक्टिव हो गया। तो आइन को होल्ड इन अबेंस करने का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये जो 31 मार्च की जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि ना वो खुद, ना कोई इदारा, ना कोई फर्द इस तरह का काम कर सकता है कि वो एब्रोगेट करे, सबवर्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन को, या होल्ड इन अबेंस करे। अब ये होल्ड इन अबेंस वाली से भी ज्यादा सख्त आगे बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह प्रोविजन जो हैं, मैंडेटरी प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट की तो आप प्रोविजन मैंडेटरी है। अच्छा चौधरी साहब जी, चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और जाहिर है कि जिस किस्म के फैसले आ रहे थे और जिस किस्म के ऑर्डर्स चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, उसमें ये कमीशन जो बना था हुकूमत की जानिब से, डू यू थिंक कि अदलिया को तकसीम करने की जो बात की जाती है वाकई में ऐसा कुछ प्लान किया गया था, या ये गवर्नमेंट जो है वो टाइम लेना चाहती है अगले 2-3 माह टिल के एक तब्दीली जो है बड़ी पोजीशन के ऊपर वो आ जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर? भाई साहब, आपने बहुत पते की बात की है, इसे $1 मिलियन क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, और इसके अंदर खुद जवाब मौजूद है। हुकूमत यकीनन यही कोशिश कर रही है कि जितना वक्त आगे खींचा जा सकता उसे खींचे, और उस तवालत के लिए वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 100 बाय 100 के उन्होंने आके ये जो डरने का नाम लिया और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की और जिस तरह आके खड़े हुए, ये सारे का सारा ये एक इजहार था इस बात का। और यहाँ तक कि धमकियां दे दी कि जनाब अगर 2-3 जज ना रहे, उड़ा दिए जाएं मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तो क्या फर्क पड़ता है। यानी मतलब ये इससे ज्यादा आगे बात नहीं हो सकती थी। और दूसरा ये जो आपने कहा है, ये डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के जजेस के, जिनके बारे में अब चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके बारे में ऑलरेडी रिजर्वेशन बयान कर चुके हैं इमरान खान। और उन्होंने, आपको पता होगा, ये जो टेरियन केस में जिस तरह का उनका मामला था वो भी बड़ा क्लियरली आ चुका है। और फिर दूसरी जब गिरफ्तारी हुई तो वो भी वहां से हुई और उन्होंने उसे लीगल करार दिया। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हुकूमत ने ये तासर दिया है कि जनाब ये जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये जो यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं,
یہ ہمارے ساتھ ہیں، چونکہ آلریڈی شہباز شریف صاحب ایک دفعہ کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ جناب چیف جسٹس صاحب، بندیال صاحب، آپ ہمارے کیسز ان لوگوں کے پاس لگائیں جو ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس لگا رہے ہیں جو ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تو اپنی اس نیت کا اظہار کر دیا کہ یہ جناب یہ لوگ ہیں جو ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی چوہی صاحب، یہ جو بنیادی طور پہ جو ایشو ہے بیسیکلی پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمارے جو امپورٹنٹ ریاست کے جو ادارے رہے ہیں ان کو جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز تھے یا سیاسی جماعتیں تھیں بڑی، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ یعنی ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ مل جائے تاکہ وہ اقتدار جو ہے اس میں آ سکیں، اور جب اقتدار میں آ جائیں تو اس کو طوالت دے سکیں۔ اور عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہی الزام یہ لگاتے ہیں کہ ججز کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی بیانات ہیں یا یہ جو گفتگو جس کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر کمیشن بھی بنایا ہے، تو اٹ مینس کہ دونوں جماعتیں جو ہے، دونوں دھڑے جو ہیں اس وقت، they want to use this important institution, a component of the state, for their political benefits. وحید صاحب، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں نے گلگت بلتستان کے بہت سارے کیسز کیے ہیں، اور ایسے فیصلے خاص طور پہ 2019 جنوری کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ حکم دیا تھا، سپریم کورٹ نے ایک باقاعدہ گلگت بلتستان کے لیے ایک قانون جو ہے وہ منظور کر کے دے دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ یہ قانون ان کے لیے نافذ العمل ہوگا، اور اس کے لیے ٹائم فریم ورک بھی دے دیا تھا۔ وہ جب تک یہ ججمنٹ یہ رہے ہیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر، انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز تھے جس میں وہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ہر حکومت کو بڑی ارکسام لگتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہ سپریم کورٹ، ہم دیکھیں لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو ریلیف دے رہی ہے۔ اور یہی بات اندرا گاندھی نے بھی کی تھی جب وہ اقتدار میں تھی، تو جس طرح کے لوگوں کے خلاف وہ ایمرجنسی میں فیصلے کر رہی تھی، انہیں بھی بڑی تکلیف تھی، لیکن جب وہ خود اقتدار سے ہٹی تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ یہ اگر آپ ادارہ سپریم کورٹ یا عدالتیں جو ہے آپ کی عدلیہ جو ہے، انہیں اگر آپ اس طرح پابند کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، تو وہ آپ کو بھی ریلیف نہیں دے سکیں گے، کیونکہ واحد ادارہ یہی ہوتا ہے جو، چونکہ چیرہ دستیاں تو ہر حکومت نے کرنی ہوتی ہیں، منمانی بھی کرنی ہوتی ہے، اور اقتدار کو طویل بھی کرنا ہوتا ہے اپنے طور پر، لیکن اس سارے عمل کو آئینی طور پر، قانونی طور پر اگر کوئی اس کا محاسبہ کر سکتا ہے، اسے روک سکتا ہے، تو وہ صرف یہی عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہوتا، اور یہ کام اس وقت جو موجودہ حکومت کر رہی ہے عدالتوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا، ان کو برباد کرنے کا، انہیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ماضی میں کسی کو فائدہ مند ہوا، نہ انہیں ہوگا۔ اور انہوں نے نقصان پہلے سجاد علی شاہ کو جس طرح گرانے کی کوشش کی اور گرایا، اس کا نقصان بھی الٹیمیٹلی انہیں ہوا، اور اب دوبارہ پھر یہ عدلیہ کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ چند دن تو شاید اس چیز کو چلا سکیں گے، لیکن جس عمل کے ذریعے ساری چیزوں کو تہہ و بالا کر کے یہ اپنے اقتدار کو طویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے یہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے، اور بٹ انفارچونیٹلی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھنا چاہتے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب عارف چودھری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔